नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर उत्तराखंड में कांग्रेस में सुलह तो बीजेपी में दरार। कांग्रेस की कलह खत्म और कैंपेन कमेटी के चीफ बनाए गए हरीश रावत। बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई सामने आई है। मंत्री हरक सिंह ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर एमपी निगम मंडलों में नियुक्तियों का एनालिसिस हो रहा है। संध्या का दबदबा नजर आया। 5 समर्थकों को एडजस्ट किया गया है और शिवराज के कोटे से 6 को पद मिले हैं। उमा के खेमे से 2 अध्यक्ष को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर इत्र कारोबारी के घर से 150 करोड़ की रकम मिली है। पीयूष जैन का कन्नौज का पैतृक मकान को भी सील कर दिया गया है। 16 घंटे तक मशीनों से हुई नोटों की गिनती। पीयूष जैन और उनके 40 कंपनियों पर गाज भी गिरी है। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर ओमिक्रॉन पर सरकार जो है वो सख्त नजर आ रही है। काम धंधे रोके बिना तीसरी लहर से लड़ा जाएगा, ऐसा कहा गया है। इसके साथ ही न्यू ईयर और सेलिब्रेशन पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। भोपाल की अगर हम बात करें तो शाम 7 से 10:30 तक का जश्न ही मना सकेंगे। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड में 2 बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की सियासत खुलकर सामने आई है। कांग्रेस में जहां सुलह हो गई है तो वहीं बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई अब उभरकर सामने आई है। कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ 2 दिन पहले बगावत करने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सुर बदल गए हैं और शुक्रवार को दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई मीटिंग के बाद रावत के चेहरे पर खुशी नजर आई। कांग्रेस हाईकमान ने रावत को आगामी विधानसभा चुनाव में कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया है। वहीं राहुल से मुलाकात के बाद रावत जब मीडिया से मिले तो बदले से नजर आए। रावत ने कहा कि उत्तराखंड के प्रस्तावित चुनाव के मद्देनजर हमारे नेता और राहुल गांधी के साथ सभी की बैठक हुई थी, जिसमें मुझे चुनाव में कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। एक तरफ जहां कांग्रेस हाईकमान ने हालांकि रावत को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया है, हालांकि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी भी असमंजस वाली स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले बीजेपी में दरार पड़ गई है। शुक्रवार देर शाम सत्ताधारी बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई सामने आ गई है। सरकार के वरिष्ठ मंत्री और राज्य के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत ने अचानक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हरक सिंह के करीबी और देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी इस्तीफा दे दिया है। एक के बाद एक 2 बड़े नेताओं के इस्तीफे से पार्टी की बुनियाद हिल गई है और इससे बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। यह आशंका पहले से जताई जा रही थी कि पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेता अगले साल होने वाले चुनाव 2022 से पहले पार्टी को एक बड़ा झटका दे सकते हैं और इस बात के संकेत अब दोनों नेताओं के इस्तीफे के बाद मिलने लगे हैं। और इससे पहले यशपाल आर्य भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अभी 3 और विधायक बीजेपी छोड़ सकते हैं। चुनाव की कमान मिलने के बाद हरीश रावत खुलकर खेलने लगे हैं। आगे भी बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं का कांग्रेस दामन थाम सकते हैं। और मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो रावत ने नाराज होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में इस्तीफा देने की बात कही और बाहर निकल आए। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। उन्होंने लिखित में अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता कमलेश चौबे हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी कमलेश जी, बीजेपी की अगर बात करें तो हमेशा कांग्रेस की ही बात निकलकर सामने आती थी कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है और उसके बाद अलग अलग जो है चीजें निकलकर सामने आती थी। बीजेपी की भी अब अंदरूनी लड़ाई की अगर हम बात करें तो वो भी निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी में भी दरार की जो स्थिति है वो देखने को मिली है, कैसे देखे इसे? जो उत्तराखंड की सियासत है शुरू से उठा पटक वाली रही है। तो आपने सही कहा कि कांग्रेस में ही ये स्थितियां ज्यादा देखने को मिल रही थी, लेकिन अब उसी स्थिति का शिकार बीजेपी भी हो रही है। 2016 में जिस तरीके से कांग्रेस में फूट हुई, कांग्रेस के तमाम नेता जो विधायक थे वो पार्टी छोड़कर भाजपा में आए, लगभग वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने निर्मित हो गई है। हरक सिंह रावत ने कल कैबिनेट की बैठक को छोड़ दिया और वो इस्तीफा देने वाले हैं, इस तरह की खबरें हैं। एक और विधायक हैं शर्मा काऊ, रायपुर से विधायक हैं, वो भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। साथ ही खबर ये है कि 3 और विधायक भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। बात करें हरक सिंह रावत की नाराजगी की, तो उनकी नाराजगी अपने क्षेत्र कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को लेकर है। वो लंबे समय से अपने विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के समय भी उन्होंने मांग उठाई थी, लेकिन
स्थिति यह है कि एक नियम यह है कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो सकता है। पौड़ी जिले में पहले से एक मेडिकल कॉलेज है और पौड़ी जिले में ही कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र आता है, इसलिए उनके विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं हो पा रहा था। और कल जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में भिखारी की तरह हो गई है, उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है, और यह कहते हुए बैठक से बाहर आ गए। हालांकि उन्होंने उस वक्त अपने इस्तीफे का ऐलान नहीं किया था और देर रात जब मीडिया कर्मी उनके घर भी पहुंचे और उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने कोई बात नहीं की। उमेश शर्मा ने भी अपने इस्तीफे की जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि आज ये दोनों विधायक पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं और कांग्रेस में जा सकते हैं। हालांकि हरक सिंह रावत का कांग्रेस में जाना इतना आसान इसलिए नहीं दिखाई देता है कि हरीश रावत से लड़ाई के बाद भी 2016 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और लंबी तनातनी दोनों के बीच चली थी। हालत ये थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। अब देखना यह है कि कांग्रेस कैसे इन विधायकों को, बाकी विधायकों को तो स्वीकार कर लेती है, लेकिन हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच कैसे सामंजस्य बैठ पाता है। बिल्कुल, लेकिन ये देखने में मिला है कि हरीश रावत के साथ में और भी जो है 2 कद्दावर नेताओं ने इस्तीफा दिया है। एक और कद्दावर नेता ने भी इस्तीफा यहां पर दे दिया है। बीजेपी की स्थिति अब कैसी देखी जाएगी उस क्षेत्र में? बीजेपी मनाने में जुटी है। देर रात तो खबर ये भी आई कि हरक सिंह रावत को मना लिया गया है। पुष्कर सिंह धामी ने उनसे बात की है और उनके विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए 10 करोड़ रुपए आनंद फानन में स्वीकृत कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा हरक सिंह रावत ने। और खबरें ये आ रही हैं कि हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ और 3 अन्य विधायक आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उन्हें मनाने में लगा है। बयान आ रहा है, अनिल बलूनी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, उनका हाल ही में बयान आया है कि हरक सिंह रावत को मना लिया जाएगा। बात करें उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की, तो उनका भी कहना है कि अभी हरक सिंह रावत का इस्तीफा स्वीकृत नहीं हुआ है। पार्टी मनाने की कोशिश में तो लगी है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, लगातार बगावती तेवर शुरू से ही हरक सिंह रावत दिखाते आ रहे हैं। और कांग्रेस तो इस तैयारी में ही है कि जिस तरह की स्थिति 2016 में उसके सामने निर्मित हुई थी, उसी तरह की स्थिति आज भाजपा के सामने निर्मित हो। आपने देखा कि अभी हाल ही में यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य ने भी पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस इस प्रयास में लगी है कि भारतीय जनता पार्टी में टूट हो और इन कांग्रेस विधायकों को मिलाकर वो फिर से सरकार बनाए। चलिए, बहुत धन्यवाद कमलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर 1 साल 9 महीने के इंतजार के बाद शिवराज सरकार में राजनीतिक नियुक्तियां हो गई हैं। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजनीतिक नियुक्तियां कर दी है। सूची में 16 अध्यक्ष, 9 उपाध्यक्षों के नाम हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का दबदबा देखा जा रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में 7 निगम मंडल अध्यक्षों में से 5 सिंधिया समर्थक है। वहीं उनकी कट्टर समर्थक इमरती देवी डबरा से विधानसभा उपचुनाव हारी थी। इमरती को लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे ये साफ जाहिर है कि सरकार में सिंधिया का दबदबा कायम है। इसी वजह से इमरती देवी के अलावा गिरिराज दंडोतिया, जसवंत जाटव, मुन्नालाल गोयल और रघुराज कंसाना को भी निगम अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोटे से 6 नेताओं को सरकार में राजनीतिक पद मिले हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले एनएल सिंह कंचाना और रणवीर जाटव भी उपचुनाव हार गए थे, लेकिन वादे के मुताबिक उन्हें सरकार में जगह दी गई है। इसी तरह संघ की पृष्ठभूमि से आए आशुतोष तिवारी भी शिवराज कोटे से हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संध्या खेमे का दबदबा दिख रहा है। एमपी निगम मंडलों की नियुक्ति यहां पर हो गई है। संध्या का दबदबा रहा। 5 समर्थकों को एडजस्ट किया गया है। शिवराज के कोटे से 6 लोगों को पद मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निगम मंडलों में संध्या खेमा मजबूत देखा जा रहा है। शिवराज की कोठी से 6 लोगों को पद मिला है। उमा के खेमे से 2 अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। एमपी निगम मंडलों में नियुक्ति का एनालिसिस देखने को मिल रहा है।
और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, निगम मंडलों में नियुक्तियां यहाँ पर की गई हैं। अगर देखा जाए तो सिंधिया जो समर्थक है या सिंधिया का दबदबा सबसे ज्यादा देखने को मिला है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, असल बात की जाए मध्य प्रदेश के निगम मंडल की तो लगातार जो उनके नियुक्ति की जो अटकलें हैं वो चल रही थी, मगर नियुक्ति जो है मूल नहीं हो पाती थी। मगर बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रात को बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद जो निगम मंडल की जो नियुक्ति है वो की गई थी। मगर देखने वाली बात है कि जो सिंधिया खेमे के जो समर्थक है, यानी सिंधिया खेमे के जो पूर्व विधायक हैं, और बात की जाए कार्यकर्ताओं को, तो उनको कहीं ना कहीं जो निगम मंडल है उसमें जगह दी गई है। और इसके पहले की बात की जाए तो प्रदेश कार्य समिति की जो सूची जारी की गई थी उसमें करीब सिंधिया खेमे के 68 जो सदस्य हैं उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी गई थी। एक बार फिर सिंधिया खेमे का जो दबदबा है निगम मंडल में वो देखने को मिला गया है। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन चलिए बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए 4 बड़ी खबरों में तीसरी बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर आईटी छापेमारी के बाद पीयूष जैन फिर सुर्खियों में है। पीयूष कन्नौज के परफ्यूम इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। करीब 7 साल पहले वो कानपुर के आनंदपुरी में रहने आए थे और इससे पहले कन्नौज में ही पैतृक निवास में परिवार के साथ रहते थे। कन्नौज में कम दिखने वाले पीयूष के पड़ोसी भी इस छापेमारी के बाद हैरान हैं। जांच में यह सामने आया है कि पीयूष ने करीब 40 कंपनियों के जरिए अपने कारोबार को विदेश तक फैला दिया। इनमें से कई शेल कंपनियां बताई जा रही हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ फंड ट्रांसफर के लिए किया जाता रहा। कानपुर के आनंदपुरी में पीयूष जैन का आवास है। आनंदपुरी कॉलोनी में पीयूष का परिवार 7 साल पहले रहने आया था। उनका पैतृक निवास कन्नौज के छपट्टी मोहल्ले के होली चौक पर है, जहां उनके पिता महेश चंद्र और भाई अमरीश जैन वहीं रहते हैं। ये परफ्यूम फैक्ट्री का कोल्ड स्टोरेज और गैसोलीन पंप है। कन्नौज में वो सार्वजनिक तौर पर कम ही देखे गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, इत्र इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम जो था, उनके घर छापेमारी हुई है और तस्वीरें देखने के बाद ये निकलकर सामने आया है कि काफी बड़ी रकम जो है वो छापेमारी में बरामद हुई है। क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, अगर देखा जाए तो इत्र कारोबारी का ये सबसे बड़ा रेट माना जा रहा है, जिसमें अब तक 180 करोड़ रुपए की धनराशि बरामद की गई, जिसमें इनकम टैक्स चोरी का मामला आया है। इसमें आरबीआई देखिए एसबीआई बैंक के जो मेन ब्रांच जो है उसमें ये पेमेंट पैसे भेजे गए हैं, जबकि पहले फेज में 25 करोड़, उसके बाद में दूसरी फेज में 18 पेटी और नोट गिनने वाली 14 मशीनें भी भिजवाई गई हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि तकरीबन 48 घंटों में 180 करोड़ रुपए की लागत की कार्रवाई जारी की गई है। शिखर पान मसाला में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद हुआ है और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर जो प्रवीण जैन थे उनके ठिकानों पर भी 1 करोड़ नकदी सील की गई है। ऐसे में इत्र कारोबारी जो संदीप मिश्रा और रानू है उनके ठिकानों पर भी डीजीजी आई रानू वहां भी पहुंचे। वहां पर भी रानू मिश्रा के कन्नौज में जो स्थित इत्र कारोबारी का जो पड़ताल है वो अभी जारी है। तो सर्वोदय नगर की स्थिति की अगर हम बात करें तो उनके वहां पर आवास में भी टीम अभी जांच भी कर रही थी। हालांकि पीयूष जैन के बेटे के पूछताछ के टीमों को अगर देखा जाए तो टैक्स चोरी का सुराग भी मिला है। तो ऐसे में करोड़ों की जो टैक्स चोरी थी उसकी खबर थी, उसके बाद ये छापेमारी की गई है। हालांकि कानपुर देखिए कहीं ना कहीं चाहे इत्र को लेकर रहा हो, चाहे गुटखे को लेकर रहा हो, चाहे चमड़ा व्यापारी को लेकर रहा हो, कहीं ना कहीं बड़ा इंडस्ट्री वहाँ कानपुर का है, अर्थव्यवस्था है, आर्थिक अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं पूरे कानपुर पे जो जितने भी व्यापारी हैं वो वहाँ उनके कारोबार में भी हड़कंप मचा है और कई लोग जो इनकम टैक्स से चोरी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं पटरी पे आ जाएंगे। तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स के है रेड की और इसको कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। जो लोग कहीं ना कहीं जो टैक्स चोरी करते थे वो अब इससे कहीं ना कहीं घबराए हैं। तो जिस तरह ये तकरीबन 48 घंटे से ज्यादा जो ये रेड पड़ी है, रेड के बाद करोड़ों रुपए की जो बरामदगी हुई है उसमें बड़ी कार्रवाई हो रही है। जी चलिए बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए चौथी बड़ी खबर की ओर हम रुख करेंगे, जहां
ओमिक्रॉन पर शिवराज सरकार सख्त हो गई है। भोपाल में रात 7 से ओमिक्रॉन पर सख्त हुई मध्य प्रदेश सरकार। इसके बाद काम धंधे रोकने के बाद तीसरी लहर से लड़ेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की मध्य प्रदेश में एंट्री की आशंका के चलते नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद सरकार और सख्त हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। पॉजिटिव केस आने के बाद उसके संपर्क में आए कम से कम 30 लोगों को ट्रेस कर सैंपल लिए जाएं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूके और डेनमार्क में ओमिक्रॉन की स्थितियां सामने आई हैं, जो बताती हैं कि ये तेजी से बढ़ता है और इसे देखते हुए हमें तैयारी रखनी है। वहीं राजधानी में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन 31 दिसंबर की रात 7 से 10:30 बजे के बीच ही होगा। नाइट कर्फ्यू लगने के बाद होटल और रेस्टोरेंट संचालक अब बुकिंग की टाइमिंग यही रख रहे हैं। मास्क पहनना जरूरी होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें भी नजर रखेंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में दिसंबर महीने में अब तक 428 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंदौर 165 और भोपाल में 164 केस शामिल हैं। विदेश से आए कुछ लोग भी पॉजिटिव मिले हैं। इससे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी है। इसके चलते ही प्रदेश में 37 दिन के बाद फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, जो कि गुरुवार रात से लागू हो गया है। नाइट कर्फ्यू लगने के साथ ही न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को लेकर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन का कहर देखने को मिल रहा है। अब उस पर शिवराज सरकार भी सख्त हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल में रात 7 से 10:30 बजे तक ही जश्न मनेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, ओमिक्रॉन पर मध्य प्रदेश सरकार सख्त हुई है, क्या कुछ अधिक जानकारी? मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से सटे हुए जो अन्य राज्य हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, तो अन्य राज्यों में जिस प्रकार से कोरोना के जो नए वेरिएंट हैं उसके जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जो नाइट कर्फ्यू है वो लगा दिया जाए और कोरोना गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखा जाए। लोगों से ये अपील की है। मगर देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से जो त्योहार है, क्योंकि बात की जाए क्रिसमस की तो क्रिसमस भी है और 31st की जो पार्टी होती है उसको लेके भी शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को कहा है कि कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखें और अधिकारियों को साफ तौर पे कहा है कि ऐसी जो सार्वजनिक पार्टी होती है उन पार्टियों पर रोक लगा दी जाए, जिससे जो कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो ना बढ़ पाए। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के करीब 30 जो मामले हैं वो अभी तक आ चुके हैं और बाकी अन्य राज्यों की बात की जाए जैसे महाराष्ट्र की बात। चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।